लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि ये इसमें कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। हमारे 7 मई को इलेक्शन होने वाला है। हमारे भोपाल के कैंडिडेट का कोई अता पता नहीं है। जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूं, जिस विधानसभा में रहता हूं, उसमें उसका एक पोस्टर नहीं दिखाई देता है। उस आदमी की कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई देती है। ना तो अखबारों में दिया, ना ही इनके मैनिफेस्टो कहीं दीवारों पे लिखे हैं, ना ही इनके मैनिफेस्टो को लेकर के इनके कार्यकर्ता जमीन पे जा रहे हैं। हकीकत है कि इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वो यह है कि ना तो इन्होंने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है उसको सही तरीके से किया, और ना ही इनका पास जमीन पे कोई संगठन है। लोकसभा चुनाव देश में जारी, लेकिन पहली बार कुछ अद्भुत चीज दिखने को मिल रहा है। सबसे पहले सूरत में कांग्रेस का प्रत्याशी विड्रॉ कर गया और बीजेपी के प्रत्याशी को मिल गया वहां से जीत का सर्टिफिकेट। उसके बाद आज ही इंदौर के आखिरी दिन था विड्रॉल का, और विड्रॉ कर लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गया, इंदौर का जो कांग्रेस प्रत्याशी। चुनावी माहौल को देखकर लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, तमाम ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सीरियसली लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर पार्टी के अंदर भीतर घात कौन कर रहा है? कौन है जो कि आरएसएस और पूंजीपतियों और बीजेपी के पेरोल पे है, पार्टी के अंदर टिकट ले रहा है? अभी तो 2 घटना हुआ है, पता नहीं अब 7वें फेज तक आते आते कहाँ क्या होगा मैं कह नहीं सकता। आज चर्चा करूंगा मध्य प्रदेश की राजनीति पर, सिर्फ इंदौर पे नहीं। मध्य प्रदेश में बहुसंख्यक जनता जो है, शेड्यूल ट्राइब है, वहां पे शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी, वहां क्या चल रहा है पार्टी के अंदर और ओवरऑल राजनीति क्या है, इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जरा वो क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ा। देखो, मैं बोल रहा था, सही बात हुई कि नहीं वो? और मैं फार्म मेरा कंप्लीट था, हाईकमान ने मेरे को फार्म नहीं भरने दिया, और मैंने टिकट भी मांगा था ताकत से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बिल्कुल शोषण कर रही है कांग्रेस। मैं शुरू से बोल रहा था कि नाम वापस ले लेगा, और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से। मगर वो निकल गया, हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख के? बट पैसे दो, टिकट पैसे से दो। तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। सोचना चाहिए था। और मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा। पैसे की बात मत करो। आम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे। मैं पहुंचा, मेरे को खबर लगी, मेरे को खबर थी, मगर वो उसके पहले निकल गया। क्यों देते हो? अरे आप पैसे वालों पे क्यों विश्वास करते हो? और रामकिशोर शुक्ला बोले मैं तो मिलके लड़ा था वहां से। कैसे लोगों पे विश्वास कर रहे हो आप लोग? कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हो जो 30 साल से संघर्ष कर रही है। दोस्तों, और रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इस एपिसोड में हमारे साथ अजय गंगवार साहब जुड़े हैं। भोपाल में रहते हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं और एक्टिविस्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सोशल एक्टिविज्म में रहते हैं। और मध्य प्रदेश के ब्लॉक, गांव से लेकर और भोपाल कैपिटल तक में क्या होता है, क्या सोशल कॉम्पिटिशन है, राजनीति कैसे शेप लेती है, इन पर इनकी बारीकी नजर रहती है। तो आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, कांग्रेस कैसे उम्मीदवार को क्या
ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले छानबीन, जांच पड़ताल करती है, नहीं करती है? इंदौर में सूरत रिपीट हो गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अभी कई चरण का चुनाव बाकी है। स्वागत है सर अजय जी। जी नमस्कार। रतनलाल, डॉक्टर साहब आपको जय भीम, जय सलाम। आपने आज जो सब्जेक्ट उठाया है खास तौर से मध्य प्रदेश को लेकर के कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या यहाँ सूरत रिपीट हो सकता है या रिपीट होने वाला है, आपने इंदौर की घटना से ये संकेत आपको साफ मिल गए हैं कि जो हालात सूरत में थी वह हालात मध्य प्रदेश में भी हैं। और ये आप समझे कि कांग्रेस का जो 2024 के इलेक्शन जीतने की जो इनकी स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उस रणनीति की जो सबसे बड़ी कमी है, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, वो यह है कि ना तो इन्होंने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है उसको सही तरीके से किया और ना ही इनका पास जमीन पे कोई संगठन है। इनकी सबसे बड़ी समस्या जो कि जैसा कि मैंने आपके साथ विधानसभा के इलेक्शन के ठीक बाद जो समीक्षा आपने की थी मध्य प्रदेश को लेकर के, उसमें मैंने आपको बोला था कि इनकी संगठनात्मक कमी होने के कारण और जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वो हवाई हैं, उनको मालूम ही नहीं है, वो केवल अपने चमचों, अपने लोगों और अपने आसपास जो उन्होंने अपने कोटराई बना रखी है उसके में ही अब कैंडिडेट का चयन करते हैं और उनकी गपशप को ही वो राजनीतिक समीक्षा मानते हैं। मेरा 2008 से लगातार मैं मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर के अपनी सक्रियता बनाया हुआ हूं और समझ अपनी बना रहा हूं, और मुझे समझ में आता है कि हर हार के बाद ये समीक्षा करना तो दूर की बात है, ये इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम हारे क्यों हैं। अगर आप हारते हैं और लगातार हार रहे हैं और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप हार रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया की कोई दूसरी ताकत या कोई सपोर्ट आपको बेहतर कर सकता है। आज हालात यही है कि जनता चाहती है कि बदलाव आना चाहिए। जनता इस जो 10 साल का सरकार है, फासिस्टवादी सरकार है, उससे बहुत त्रस्त हो चुकी है, लेकिन उसका कोई अल्टरनेट के लिए जो कांग्रेस खड़ी हुई है वो बुरी तरीके से लापरवाह है, अक्षम है, उसके पास कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है जिसके जरिए कि वो जनता को वोट बूथ तक ला सके। और जो अभी हम देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है, मेरा अपना अनुमान है कि वोट परसेंटेज डाउन होने के बावजूद इसका फायदा विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है। राहुल गांधी ने अभी घोषणा पत्र रिलीज किया था कांग्रेस पार्टी में, कई लोग थे, सोनिया जी थी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, तो तमाम लोग घोषणा पत्र, बड़ी चर्चा हो रही है उस घोषणा पत्र की, काफी चर्चा हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उस घोषणा पत्र को अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं मुस्लिम लीग का है, संपत्ति बांट दिया जाएगा आपका संपत्ति लेकर। खैर वो तो अलग विषय है। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑफिस बेरर्स, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कुछ मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी है? कोई चर्चा हो रही? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया मैनिफेस्टो को लेकर के। आप देखिए जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बेहतरीन दस्तावेज है, लेकिन उसकी वैल्यू केवल एकेडमिक है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जब इसकी चर्चा करेंगे तो हम ये मानेंगे कि एक बहुत ही शानदार दस्तावेज कांग्रेस ने प्रस्तुत किया था और उसके बावजूद कांग्रेस हार गई, क्योंकि ये मैनिफेस्टो पब्लिक की नजरों में चढ़ा ही नहीं, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको जमीन तक ले जाने की हालात में है। आप समझे कि अभी भोपाल में 7 मई को चुनाव होने वाला है, यहाँ का कैंडिडेट कौन है, क्या है और उसकी क्या प्रेजेंस है, शहर के अंदर नहीं मालूम है, तो आप सोचिए कि वो पार्लियामेंट के संसदीय क्षेत्र जो कि जिनमें कि ग्रामीण अंचल होता है और काफी भौगोलिक रूप से काफी विस्तृत होते हैं, वहां पे इनकी पहुंच कितनी बड़ी है। कांग्रेस के पास जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी किताब में या किसी बुक में या किसी भी दस्तावेज में बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसे हम पंच लाइन कहते हैं, जिस पंच लाइन के आधार पर वो दस्तावेज सदियों तक याद किया जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि ये न्याय पत्र में इन्होंने किसी लाइन को पंच लाइन बनाने की आवश्यकता समझी है। इन्होंने एक बहुत विस्तृत दस्तावेज लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। उस दस्तावेज का एक एकेडमिक महत्व होगा। इस बात का कि एक अच्छे दस्तावेज के बावजूद भी कांग्रेस क्यों हार गई,
भविष्य में जब इतिहास में इसकी समीक्षा की जाएगी तो शायद ये एक महत्वपूर्ण बात होगी हमारे और आपके लिए। लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने उस अपने मैनिफेस्टो को ना तो अखबारों में दिया, ना ही इनके मैनिफेस्टो कहीं दीवारों पे लिखे हैं, ना ही इनके मैनिफेस्टो को लेकर के इनके कार्यकर्ता जमीन पे जा रहे हैं। हकीकत है कि इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, केवल अगर 25 आदमी मिलके। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि जो इन्होंने जो इंदौर में घटना घटी है, इससे भी भयानक घटना भोपाल में घट सकती थी, और जिसके लिए कांग्रेस बहुत लापरवाह थी। वो कुछ लोगों की सक्रियता के कारण वो बच गया, क्योंकि कांग्रेस में वो एक ऐसे शख्स कैंडिडेट को टिकट देने के लिए मजबूत दावेदारी थी कांग्रेस के अंदर, जो एक फॉर्मर कहना चाहिए कि मध्यम श्रेणी के एक नौकरशाह थे, जो भोपाल में 10 साल से 15 साल से जमे हुए थे बीजेपी गवर्नमेंट में, और उनके खिलाफ लैंड माफिया होने का भी आरोप लगता था कि ये एक लैंड माफिया का आरोप है। उसको कांग्रेस टिकट देने जा रही थी, पूरी मतलब उनकी जो दावेदारी थी बहुत मजबूत दावेदारी थी। यदि उनको टिकट मिल गया होता तो मेरा अनुमान था, और मैंने अपने जो ग्रुप था उसमें ये बात को रखा भी था कि अगर इस शख्स को भोपाल से टिकट मिल गया तो ये फॉर्म 16B लेकर के ही बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। और आज वैसी ही घटना आपने सूरत में देखी, वो इंदौर में देखा कि उस कैंडिडेट ने जाकर के, जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, उसने खुद ही अपना विड्रॉवल कर लिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और ऐसा नहीं है कि ये वो कैंडिडेट के बारे में ये शक पहले से नहीं था। अगर आप इंदौर के कांग्रेस के राजनीतिक सर्कल में बात करेंगे तो ये शक लोगों को था, लेकिन कांग्रेस उसके बावजूद भी अपनी गुटबंदी के कारण अपने आंखों में, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने आंखों में पट्टियां बांध रखी हैं, उस पट्टियों के कारण, अंधेरे के कारण वो इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये अफसोस होगा कि हिंदुस्तान में हम 2024 का इलेक्शन, जबकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है और देश एक ऐसे खतरे के दौर से निकल रहा है कि फासिस्टवादी दौर से निकल रहा है कि अगर हम 4 जून के बाद हमको तय करना पड़ेगा कि ये 4 जून के बाद ही हमको पता लगेगा कि देश फासिज्म में फंस गया है या फासिज्म से अभी दूर खड़ा है। और बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आप भी जानते हैं, आप भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और लेकिन जो वरिष्ठ पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 100 साल 100 साल से ज्यादा की लीगेसी है, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से, मैं उसको अगर 10 के स्केल पे मैं जाऊं तो उसकी सिंसियरिटी जो है वो 2 से ज्यादा नहीं है। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी वहां जीत जाएगी मध्य प्रदेश में, जो हालात हैं ये आप स्पष्ट कह रहे हैं। यस, जो हालात हैं उसमें आप देखिए, जो छतरपुर में घटना घटी, वो फिर आप जो इंदौर में घटना घट रही है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी का टिकट भी तो रिजेक्ट, समाजवादी पार्टी का यहाँ पे खजुराहो, कहाँ, छतरपुर, छतरपुर, हाँ यस, छतरपुर में जो खजुराहो सीट थी, खजुराहो विधान लोकसभा सीट है, उस सीट पे ऐसा हुआ था। और ये तो होना ही था, क्योंकि खजुराहो की सीट को इनको सापा को देने का कोई कारण नहीं था। और सापा ने भी जिस कैंडिडेट को दिया था वो उत्तर प्रदेश की बैकग्राउंड रखते हैं, और आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड के व्यक्ति को के ऊपर किस तरीके से सरकारों का दबाव हो सकता है, या योगी सरकार का दबाव हो सकता है। उस सरकार के दबाव में ही वो उन्होंने दिया है, वो सब उनका मतलब ये क्लियर कट है। उसको जो है, जिस शख्स को वहां से जो बीडी शर्मा खड़े हुए हैं, उनको सीधे एक तरीके से वॉकओवर दे दिया गया है। और जबकि बीडी शर्मा की ही सीट जो थी सबसे फंसी हुई थी। अगर डॉक्टर साहब आपको याद होगा, अगर आपने मध्य प्रदेश के सामाजिक SC/ST OBC आंदोलन की पृष्ठभूमि आपको मालूम हो और इनका मूवमेंट मालूम हो, तो छतरपुर एकमात्र ऐसी जगह था कि जहां SC/ST OBC आंदोलन खासतौर से वहां के सांसद विधायक बीडी शर्मा के खिलाफ लगातार महीनों हुआ है, और बहुत बड़ी पृष्ठभूमि थी। यदि वहां पे वीडी शर्मा, और जबकि वीडी शर्मा छतरपुर से बाहरी कैंडिडेट हैं, लगातार चुने जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, और सामाजिक संगठनों का एक बहुत बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ मुश्किल से 6 महीने पहले ही, विधानसभा के कुछ महीने पहले ही हुआ था उनके खिलाफ। और बीडी शर्मा की सीट फंसी हुई सीट थी, क्योंकि वो सीट फंसी हुई थी, इसीलिए वहां पे वो हुआ जो हम सूरत में या चंडीगढ़ में देखा है। वो एक वेल प्लान था, और वहां पे क्योंकि एक कैंडिडेट थे, एक एक्स ब्यूरोक्रेट थे, मिस्टर राजा बाबू प्रजापति, वो फॉरवर्ड ब्लॉक से उन्होंने टिकट ले लिया था, और वो वहां पे उन्होंने विड्रॉवल नहीं किया, उसके कारण छतरपुर का चुनाव हुआ। अन्यथा छतरपुर का चुनाव भी निर्विरोध होने वाला था, ये चाहते थे।
और ये उनके लिए एक सिंबॉलिकली भी बहुत बड़ी जीत है कि एक उनका प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाता। वो तो मिस्टर राजा बाबू प्रजापति जो एक्स ब्यूरोक्रेट थे, उनकी जिद के कारण, क्योंकि उन्होंने प्रेशर में होने के बावजूद भी विड्रॉवल नहीं किया, तो इलेक्शन वहां हुआ। तो ये घटना वहां भी होती। हकीकत तो यह है कि ये दुर्घटनाएं, कांग्रेस ऐसी कई दुर्घटनाओं से अनायास, मतलब बगैर किसी प्रयास के बच गई है, वरना उसकी जो हरकत थी, जिस तरीके से उसका सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स था कांग्रेस ने किया है, उससे तो ये दुर्घटना बहुत ज्यादा संख्या में होती। मैं आपको बता रहा हूँ, भोपाल होती, छतरपुर में आपने देख ही लिया, इंदौर में होता, और भी जगह होना था इस तरह की घटनाएं को, क्योंकि जो यूनिट्स है कांग्रेस के, जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स या आपका प्रदेश यूनिट्स है, वो कोई फंक्शनल नहीं है। राहुल गांधी फंक्शनल हो सकते हैं, प्रियंका गांधी फंक्शनल हो सकती हैं, ऊपर के टॉप के लोग सब फंक्शनल है। वो अच्छी बातें कर सकते हैं, बड़े बड़े टॉप माइंड को यूज करके वो एक अच्छा सा मैनिफेस्टो बना सकते हैं, लेकिन वो भी गलती की है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे एक सीनियर कांग्रेस के लीडर से बात किया था इलेक्शन के, विधानसभा इलेक्शन के ठीक आने के बाद, कि 24 के इलेक्शन में हमको बहुत गंभीरता से आगे लड़ना चाहिए, और हमारे पास एक ऐसा मैनिफेस्टो होना चाहिए जो लोगों की जबान पे हो, और उस मैनिफेस्टो से के जरिए हम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, उसकी इनकम्बेंसी को जवाब दे सके। और उसके लिए हमको मेरा अपना सुझाव था कि किसानों के मुद्दे पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, और हमको किसानों के एमएसपी को लीगल करना चाहिए, और इसी को हमको मैनिफेस्टो का मेन, मतलब जिसे कहते हैं फ्लैग स्कीम कहते हैं, वो फ्लैग स्कीम करना चाहिए। अगर हम किसान वर्सेस अदर्स कर देंगे, किसान वर्सेस धार्मिक रिलीजियस कर देंगे, कम्युनल कर देंगे, तो किसान कम्युनिटी बहुत बड़ी संख्या में पूरे हिंदुस्तान में है, 60 से 70-80% लोग उससे जुड़े हैं, तो हमको एक 80% का वोटर्स मिल जाएगा। हमको किसी इनकी जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसको हम जीत सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस बात को एक दरकिनार कर दिया, और उसके ठीक 6 दिन बाद मैंने देखा कि अंबिकापुर में कांग्रेस ने जाकर के एक अपनी पार्टी मीटिंग किया, और पार्टी मीटिंग में ये एमएसपी को लीगल करने का घोषणा कर दिया। तो मैं उसको एनालिसिस कर रहा था कि भाई, जहां किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली की सड़कों पे था, पंजाब में था, हरियाणा में था, वहां से हजारों किलोमीटर दूर जाके अंबिकापुर छत्तीसगढ़ जैसे एक अनजान शहर में, जो कि किसानों के आंदोलन के लिए कोई बहुत एपिसेंटर नहीं था, जबकि हमारा एपिसेंटर दिल्ली था, और जाके आपने छत्तीसगढ़ में जाके उसकी घोषणा कर दी। नतीजा ये निकला, घोषणा के बावजूद भी, जब मैंने यहाँ लोगों से पूछा, किसान कम्युनिटीज के लोगों से पूछा, आम लोगों से पूछा, कि जब कांग्रेस एमएसपी को लीगल कर रही है, जो सबसे बड़ी डिमांड थी हमारी किसान आंदोलन की, जो महीनों के सालों किसान आंदोलन चला है, तो क्यों नहीं किसान जो है कांग्रेस की तरफ एक तरफा वोट जा रहा है? तो उनका कहना था कि नहीं, हमको ऐसे कोई एश्योरेंस नहीं है, और ना ही हमको इस बारे में कोई जानकारी है। तो आप सोचिए कि कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन है, जो जनता के साथ कैसे जोड़ें, उनके पास ना तो मेरे को लगता है कि प्रोफेशनल वो कोई, अगर मैं भी एक पढ़ रहा था बॉम्बे के एक आईटी के प्रोफेसर्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही बात कहा था कि हर मैनिफेस्टो का, जैसे इंदिरा गांधी लड़ी थी कि गरीबी हटाओ, एक स्लोगन था, बस उस पर पूरी की पूरी लड़ाई हो गई थी। एक स्लोगन था कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप देखिए, उनका उस आईटी प्रोफेसर का ये ऑब्जर्वेशन है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में या कांग्रेस के कैंपेन में कहीं वो लगता ही नहीं है कि वो कॉन्फिडेंटली, हिम्मत से कह रही हो कि हम इस सरकार को धराशायी करेंगे। वो एक तरीके से लग रहा है जैसे कि कोई आपको ताकतवर आदमी आपको पीट रहा हो, और आप अपने बचाव के लिए अपनी बॉडी को इधर उधर हिला रहे हो, थोड़ा सा शोर मचा रहे हो, लेकिन आप पूरी ताकत से उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ये कांग्रेस पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरे जज्बे के साथ, पूरे इरादे के साथ सत्ता में वापसी नहीं चाहती है। मेरा ये समझ है कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती है, तो उसका खामियाजा जनता भुगतेगी, क्योंकि अगर कोई अल्टरनेट नहीं है तो जनता के पास, तो जनता फिर वही करेगी कि भाई जो प्रेजेंट में चल रहा है, भाई उसी के साथ कंप्रोमाइज करो, जैसा हो रहा है वैसा देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। हम सब जानते हैं, मैं अभी नीचे जमीन पे बात कर रहा हूँ, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ रहा है कि ये इसमें कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। मतलब एक रैग पिकर्स जो कूड़ा बीनने वाला था, उस आदमी से मैंने कल की बात है, परसों की बात है, परसों मैंने उससे पूछा कि भाई तुम वोट किसको दोगे? तो जैसा होता है कि
इस तबके के लोगों को लगता है कि पता नहीं वोट आपने ये बात क्यों पूछ रहे हैं, उनके कहीं खिलाफ ना चली जाए, तो पहले वो हिचका। जब मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया तो उसने जो बात कही, मुझे शर्म आती है कि हमारे जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी, और इवन कांग्रेस तक इस बात को नहीं कह पा रही। उसने बिल्कुल एक लाइन की बात कही थी, उसने कहा कि अब अति हो गई है, अब ये सरकार बदलनी है। लेकिन वो जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उनकी संख्या 20 से 21% मान सकता हूं, जो 20% हमारे पॉवर्टी लाइन के अंदर के लोग हैं, वो लोग, चाहे मेरा ड्राइवर हो, चाहे मेरा अपने घर में सर्वेंट, काम करने वाला सर्वेंट हो, सब लोग तबाह हो चुके हैं, सब लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है। लेकिन समस्या इस बात की है कि वो वोट किसको दें, उनके पास कोई अल्टरनेट कांग्रेस उनको समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ नहीं आ रही। अब आप सोचिए कि हमारे 7 मई को इलेक्शन होने वाला है, हमारे भोपाल के कैंडिडेट का कोई अता पता नहीं है। जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूं, जिस विधानसभा में मैं रहता हूं, उसमें उसका एक पोस्टर नहीं दिखाई देता है, उस आदमी की कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई देती है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि जब मैं 7 तारीख को अपने बूथ पे जाऊंगा तो उस बूथ में मुझे कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। तो आप सोचिए कि फिर आदमी कैसे वोट देगा, किस बलबूते वोट देगा, किस कॉन्फिडेंस से वोट देगा। मतलब लोग जाकर के अपना वोट एक डार्क होल में थोड़ा, ब्लैक होल में डाल देंगे कि हमको पता ही नहीं कि किसको वोट दिया, ना उसको पता कि किसने उसको वोट दिया। तो लोग चाहते हैं कि कम से कम कैंडिडेट या कैंडिडेट के लोग हमसे मिले और हमको कॉन्फिडेंस हो और हम बता सके कि हाँ, हम आपको वोट दे रहे हैं, ताकि कि आने चुनने के बाद, देखिए सबको मालूम है कि जब लोग सत्ता में आ जाते हैं, या जो लोग भी सत्ता में आते हैं, उनसे फिर उनको पकड़ना, उन तक पहुंच बनाना मुश्किल काम होता है। लेकिन लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोग उनके बिहाफ पे हमसे आज वोट मांगने आए हैं, कम से कम हम उन तक जाके उल्हाना तो दे सकते हैं कि आप मुझसे वोट ले गए थे, अब आपका कैंडिडेट कहाँ है। लेकिन अगर कैंडिडेट आ ही नहीं, कैंडिडेट के बिहाफ पे आपके पास कोई आदमी नहीं आ रहा है वोट मांगने के लिए, तो आपको लगेगा कि ठीक है, मैंने मान लो उसको वोट दे भी दिया और कल ये जीत के पावर में आ गया, और कल मैं गया कि भाई मेरे इलाके में काम नहीं हो रहा है, तो ये तो कहेगा कि भाई हु आर यू, हमने तो तुमसे वोट मांगा नहीं, ना हम तुमसे वोट मांगने गए, तुम क्यों हमारे पास आए हो। अगर कोई आदमी हमसे वोट मांगने आएगा, उनके बिहाफ पे भी आएगा, तो हमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम इस आदमी को पकड़ के नहीं काम करा पाएंगे, तो कम से कम इसको हम उल्हाना तो दे सकते हैं कि तुमको हमने वोट दिया था और तुमने मेरा काम नहीं किया। कांग्रेस यहाँ पे बहुत कमजोर है। कांग्रेस को ये लगता है कि खाली हम अखबारों में, वीडियो में, अब तो हमको लगता है कि कांग्रेस आप जैसे एक्टिविस्ट सोशल मीडिया के ऊपर ही निर्भर हो गई है पूरी की पूरी, कि डॉक्टर रतन लाल अपनी बात कह के और अपने मीडिया प्रचार से कर लेंगे। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं बहुत डीप में यहाँ के मीडिया सर्कल में था, और मैंने मीडिया सर्कल से पूछा कि भाई हम लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फील करते हैं, हम क्यों नहीं कि सही कॉज के लिए तो कांग्रेस का मदद कर सकते हैं। तो उनका यही कहना था कि सर हम लोग करेंगे और हम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई इसको रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे कर दें। मतलब आप सोचिए कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए आपको मीडिया सेल में खर्च करना है, वो 10 करोड़ रुपए मीडिया सेल का नहीं खर्च कर रहे हैं। वो लोग जिन लोगों को कांग्रेस से जिम्मेदारी देता है, वो ही उस पैसे को हड़प जाते हैं। जब आप नहीं करेंगे तो आप सोचें कि लोग मतलब टेम्पटेशन से बचें, सरकारी जो दबाव होता उससे उसका मुकाबला करें, और मुफ्त में जाकर के कांग्रेस के लिए सब सेवा देते रहे, और कांग्रेस उस हैड में जो पैसा रखती है उस पैसे को भी ना खर्च करे, तो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। हमको तो नहीं दिखता है कि ग्राउंड में कोई कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा उसकी धमक हो, या उसकी कोई धमक तो छोड़िए, उसकी इनकी भी नहीं दिख रही है मेरे को, एकदम साइलेंट है और ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम नहीं, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय कोई एनालिसिस नहीं, कोई छानबीन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं। अजय गंगवार साहब बता रहे हैं भोपाल से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की आखिर चल क्या रहा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, राहुल गांधी एंड टीम भी चाहते हैं बदलाव हो, बहुत सीरियसली यहाँ लोग काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन जो रैंक एंड फाइल है बीच में, वो कितना सीरियस है, समीक्षा तो राहुल गांधी और खड़गे साहब को करना हो। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, और शायद ऐसी दुर्घटनाएं और भी हो सकती हैं। गंगवार साहब ने इशारा कर दिया, सूरत और इंदौर और रिपीट हो सकता है। सावधानी गई, दुर्घटना हुई। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू लाल साहब।